जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम पर। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो संविधान का हमारे 3 नंबर की सीरीज चल रही थी, उसके अंतर्गत हमने इकाई 2 से संबंधित जो जो 3 नंबर के संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा करी थी। और आज जो है हमारी संविधान के अंतर्गत इकाई 2 है ना, जिसमें भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका। ठीक है, तो ये वाली इकाई तो हो गई थी। इसके बाद भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन और राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, जो ये हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं, तो उससे संभावित प्रश्न 3 नंबर के कौन कौन से बन सकते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस लेक्चर में हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है नोटा, है ना। नोटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। इससे संबंधित समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं भी डाली जाती है। तो नोटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। क्लियर। तो नोटा की बात करते हैं। नोटा का पूरा नाम है उपयुक्त में से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नॉन ऑफ दिस अबव, है ना, नॉन ऑफ द अबव। तो नोटा का पूरा फुल फॉर्म अपने हिंदी में बता दिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर दूसरा, इसकी अवधारणा 2013 में आई थी। और जो इसकी अवधारणा जो आई थी वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए जो है इसकी अवधारणा लेकर आए थे कि सरकार को बोला था कि आप कुछ ऐसा प्रावधान करें या निर्वाचन आयोग कुछ ऐसा प्रावधान करें जिससे ऐसे ऐसे मतदाता, है ना, ऐसे मतदाता जो किसी भी प्रत्याशी को पसंद ना करे, तो वो अपने वोट किस प्रकार से बताएं कि हम सरकार के इन प्रत्याशियों से खुश नहीं हैं, या फिर जो भी प्रत्याशी राजनीतिक दलों ने उतारे हैं जहां पर भी, तो उनसे खुश नहीं है, तो हमें जिन्हें वोट ही नहीं करना है तो वो अपने वोट का कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। एक तरफ तो संविधान बोलता है कि आपको सभी को समान अधिकार है। अगर समान अधिकार है तो फिर अगर आप हो, जैसे आप में से कोई भी है, आप हो, मैं हूँ, या कोई भी है, ठीक है। तो जैसे मेरी इच्छा है कि जो मेरे यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए हैं एमएलए के लिए, उनमें से मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। क्लियर। मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है ना। अब मैं मैं किस चीज़ पे वोट डालूंगा, मेरे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है वोट का। कहीं ना कहीं ये हम मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है ना। तो ये कौन सी समानता हो रही, जब मेरे मत का प्रयोग मैं ठीक से कर ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई कैंडिडेट पसंद ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मैं मतदान करने जाऊंगा तो मुझे मजबूरी में किसी ना किसी को वोट करना होगा, है ना। तो वो सही नहीं रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जब इस प्रकार की याचिका डाली गई कि एक तरफ तो हमें समानता का अधिकार दे रखा है और दूसरी तरफ हमारा जो मतदान का अधिकार है वो समान नहीं है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही नोटा की अवधारणा आई थी। क्लियर। फिर तीसरा, इसमें किसी भी चुनाव प्रत्याशी को मत नहीं दिया जाता, है ना। मैंने यही बात समझाई आपको कि इसमें किसी भी चुनाव प्रत्याशी को मत नहीं दिया जाता, अर्थात अभी हाल ही में नोटा का क्रेज बढ़ता भी जा रहा है, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है ना। और समय समय पे याचिका डाली जाती है कि नोटा का, अगर कहीं ना कहीं नोटा जीतता है कहीं पर, है ना, कोई कैंडिडेट नहीं जीतता और नोटा को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, तो फिर जो भी प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं उन पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। ऐसा चल रहा है ना, ऐसा अभी हुआ नहीं है। ऐसी जनहित याचिकाएं डाली जा रही है। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आदर्श आचार संहिता, है ना। अब आदर्श आचार संहिता आपने चुनाव में खूब सुना होगा इसके बारे में। तो क्या होती है आदर्श आचार संहिता? चुनाव संपन्न हेतु, क्या है, चुनाव संपन्न हेतु नैतिक नियमों की संहिता। अब नैतिक नियम क्या होते हैं? जो नैतिक होते हैं, जैसे अब जैसे आप और हमने कुछ नियम बना लिए। क्लियर। हमने कुछ नियम बना लिए कि भैया सुबह हमें जब भी हम बात करेंगे तो हम आप करके बात करेंगे, है ना, रिस्पेक्टफुल बात करेंगे, है ना। कुछ भी कार्यक्रम करेंगे तो सभी अच्छे से कार्यक्रम करेंगे, सभी समन्वय बना के कार्यक्रम करेंगे। तो एक ये नैतिक नियम हो गए। तो ऐसे ही चुनाव के लिए चुनाव जो अच्छे से संपन्न हो जाए, इसके लिए नैतिक नियमों की संहिता है आचार संहिता। अर्थात ये किसी अधिनियम के द्वारा ना ही लाई गई है और ना ही ये कोई बाध्यकारी है, लेकिन चुनाव आयोग जो है इसको ध्यान में रखते हुए अपनी शक्तियों का यूज़ करता है। और कहीं कहीं पर तो कैंडिडेट को चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा देता है ना, क्योंकि ये चुनाव आयोग
और चुनाव के जितने भी राजनीतिक दल है उनने मिलकर इस नैतिक संहिता का निर्माण किया था। इसके उल्लंघन से संबंधित प्रावधान भी उन्होंने ही बनाए थे, ठीक है, चुनाव आयोग ने ही बनाए थे। तो चुनाव आयोग, तो आदर्श आचार संहिता क्या हो गई कि आदर्श आचार संहिता एक नैतिक नियमों की संहिता है, मतलब संग्रह है। क्लियर। दूसरी बात, घोषणा कौन करता है इसकी? चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है। अब जैसे चुनाव आयोग द्वारा इसकी घोषणा होती है आदर्श आचार संहिता की। फिर तीसरा, चुनाव की घोषणा से संपन्न होने तक लागू। अब जो आदर्श आचार संहिता होती है उसकी जो घोषणा हो, जैसे चुनाव की आज घोषणा होती है तो चुनाव की घोषणा के दिन से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और ये कब तक लागू रहती है? जब तक चुनाव ठीक से संपन्न ना हो जाए, अर्थात तो चुनाव के नतीजे ना आ जाए। तो ये इस प्रकार इसकी व्यवस्था है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बता दिए हमने। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सिविल सोसाइटी, है ना। सिविल सोसाइटी क्या है? तो व्यावसायिक तथा सरकारी संगठनों से इतर, है ना, व्यावसायिक तथा सरकारी संगठनों से इतर अर्थात अलग, मतलब ऐसे संगठन जो ना तो व्यावसायिक है और ना ही सरकारी है, समझ गए। ऐसे समूह जो सामाजिक कल्याण की भावना से जन सेवा करते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे समूह जो ना तो व्यवसायिक है ना ही सरकारी है और वह सामाजिक कल्याण की भावना से जन सेवा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो समूह होते हैं वो सिविल सोसाइटी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सिविल सोसाइटी हो गई, है ना। एनजीओ हो सकते हैं इसके उदाहरण। क्लियर। तो एनजीओ के उदाहरण हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है जन आंदोलन। अब जन आंदोलन क्या होते हैं? ठीक है, तो जन आक्रोश को एकत्रित होकर विरोध करना ही जन आंदोलन कहलाता है। जैसे कि आज कोई भी है, आज आप हो, मैं हूँ, है ना, हम सभी जैसे आयोग से नाराज है ना, या फिर रोजगार नहीं मिल रहा है तो इस वजह से नाराज है। तो कहीं ना कहीं जन आक्रोश, फिर हम सब क्या होंगे, एकत्रित होंगे एक जगह और सरकार का विरोध करेंगे। तो जन आक्रोश को एकत्रित होकर विरोध करना ही जन आंदोलन कहलाता है। दूसरा कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? जैसे हम अब जो वर्तमान सरकार है वो अपने कार्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं विरोध होगा, है ना। तो ये कारण बता दिया हमने कि सरकार द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं या फिर निर्वहन में कमी, कुछ ऐसा बता सकते हैं अपन। क्लियर। फिर तीसरा आपने उदाहरण दे दिया कौन कौन से जन आंदोलन हुए। तो भारत में बहुत सारे जन आंदोलन हुए, जैसे जेपी आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, है ना, चिपको आंदोलन हुआ। तो हमने एक एग्जाम्पल का उदाहरण दे दिया यहाँ पर। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन, है ना। चिपको आंदोलन काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में जो इसके प्रणेता है इनकी मृत्यु भी हो गई है ना, तो ये काफी चर्चा में रहेगा और ये पूछा जा सकता है 3 नंबर में। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? पेड़ों को काटने से रोकने हेतु, पहले आपने बताया ये क्या है, तो पेड़ों को काटने से रोकने हेतु आंदोलन, ठीक है। आंदोलन हमने हेडिंग डाल दिए तो समझ जाएंगे इतना यहाँ पे। फिर हमने ब्रैकेट में बताया 1973 में और उत्तराखंड में। तो हमने 3 बातें बता दी यहाँ पे। क्या था पहले तो कि पेड़ों को काटने से रोकने हेतु, है ना, 1973 में था और उत्तराखंड में बता दिया। क्लियर। फिर नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, इसके नेतृत्वकर्ता थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। फिर जो तीसरा परिणाम, तो इसका परिणाम क्या हुआ इस आंदोलन का, है ना। मुख्य बात ये रही कि इसका परिणाम काफी महत्वपूर्ण था। जो वर्तमान नहीं, जो तात्कालीन समय की जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने इसको जो है इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए ये वनों पर 15 वर्षों तक कटाई पर रोक लगा दी थी, है ना। चिपको आंदोलन की ही देन थी कि वहां पर जो उत्तराखंड है वहां पर 15 वर्षों तक वनों की कटाई नहीं होगी, ऐसे आदेश जारी किए थे प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है सिविल सोसाइटी की भूमिका, है ना। अब जो सिविल सोसाइटी होती है, हमने अभी आपको बताया ऊपर वाले प्रश्न में कि सिविल सोसाइटी क्या होती है। अब सिविल सोसाइटी की भूमिका क्या होती है? जो राजनीतिक दलों पर दबाव समूह के रूप में कार्य, अर्थात राजनीतिक दल जो है वो कहीं अपनी तानाशाही ना करने लग जाए, है ना, तो उन पर निरंकुशता पर रोक लगाती है, अर्थात ये राजनीतिक दलों पर दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। मतलब राजनीतिक दलों पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाती है। जैसे कोई भी सिविल सोसाइटी है, जैसे एक सिविल सोसाइटी अपन एग्जांपल ले लो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस, है ना। तो हम जब जब भी ये जैसे सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो ये क्या करती है? राजनीतिक दलों पर दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। अर्थात कोई राजनीतिक दल ठीक से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करता है तो ये अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करती है। तो पहली भूमिका ये हो गई। दूसरी, प्रशासन में जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। अर्थात जैसे कोई भी आज प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, है ना, वो अपने अपने कार्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। क्लियर। तीसरी बात अपन ने बताई शोषित और वंचित वर्गों को लाभ, तो इनकी वजह से शोषित और वंचित वर्ग के जो मुद्दे होते हैं वो सामने निकल कर आते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लाभ मिलता है। क्लियर। तो ये 3 भूमिका बता दी अपन ने, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दे। अब जो अपनी भारत की राष्ट्रीय अखंडता है उससे जुड़े संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं? तो भारतीय भारत राष्ट्र जो है वो एक है, लेकिन कहीं जगह पर क्षेत्रवाद और जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं उपज रही है ना, जो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का कार्य कर रही है ना। तो जुड़े मुद्दे, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दे कौन कौन से? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद में हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, पूर्वोत्तर भारत में बोडोलैंड की मांग, असम में बोडोलैंड की मांग हो रही, तो इस प्रकार से पहला अपन ने बता दिया क्षेत्रवाद है ना, और इसका एग्जाम्पल भी बता दिया। दूसरा जातिवाद, तो हरियाणा दंगे बता दिया हमने एग्जाम्पल में, या फिर आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हो यहाँ पे। फिर तीसरा सांप्रदायिकता और गुजरात दंगे बता दी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व। ठीक है, क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा? सुरक्षा का जो महत्व जो है क्या होता है? पहला, राष्ट्र की संप्रभुता बनाए रखने हेतु। ठीक है। दूसरा, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु। और तीसरा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हेतु। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व है ना, कि देश संप्रभु बना रहे, कानून व्यवस्था अच्छे से पालन हो और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हो। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्षेत्रवाद, है ना। क्षेत्रवाद क्या होता है? तो जब राष्ट्र से पहले क्षेत्र विशेष को प्राथमिकता दी जाए, है ना, जब राष्ट्र से पहले क्षेत्र विशेष को प्राथमिकता दी जाए तो वही क्षेत्रवाद कहलाता है। जैसे बोडोलैंड की मांग, ठीक है, जैसे बोडोलैंड की मांग, ये क्षेत्रवाद का उदाहरण हो गया। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? राष्ट्रीय अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये इस प्रकार से, ये हमारी आज जो दूसरी इकाई है वह भी समाप्त होती है। ठीक है, दूसरी इकाई से संबंधित 3 नंबर के कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं, इनकी चर्चा कर ली थी। और अगले लेक्चर में जो है हम इकाई 3 से कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, हम आशा करते हैं आप कि मुख्य परीक्षा के साथ साथ आप प्रीलिम्स में भी फोकस कर रहे होंगे। और आप प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करें तो कम से प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है ना, कि आप प्रीलिम्स पे फोकस करें। प्रीलिम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी मुख्य परीक्षा में, क्योंकि अब तो और 10 शब्द सीमा हो गई। तो आप प्रीलिम्स पे भी उतना ही ध्यान दें जितना मुख्य परीक्षा पे दे रहे हो। प्रीलिम्स ही क्लियर होगी जब भी आप मुख्य परीक्षा लिख पाओगे, है ना। तो आप प्रीलिम्स को इग्नोर ना करें और उस पर भी ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।